नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात द बर्निंग बंगाल की और संदेश खाली पर मचे राजनीतिक घमासान की। ममता के शासनकाल में हो रही हिंसा की और लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण की कोशिश की। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसक घटनाओं के लेकर राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। संदेश खाली के महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 24 के खेला के लिए हर राजनीतिक दल संदेश खाली की हिंसात्मक घटना को लेकर अपनी अपनी चालें चल रहा है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। लगातार शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद तब सामने आया जब 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारी राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान ईडी अधिकारियों पर हमले किए गए। तब मामला शांत हो गया था, लेकिन 7 फरवरी को एक बार फिर संदेश खाली में हुए बवाल शुरू हुआ। तो 9 फरवरी की रात से संदेश खाली में धारा 144 लागू लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई है। या हम आपको उस शख्स के बारे में बता देते हैं जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा और उस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हम जिस शाहजहां शेख की बात कर रहे हैं वो उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से मशहूर रहा है। मछली कारोबारी रहे शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। पहले सीपीआईएम और फिर टीएमसी तक का सफर तय किया। जमीन पर कब्जा और डराने धमकाने जैसे मामले सामने आए। आतंक की हद यह है कि लोग शाहजहां शेख के खिलाफ बोलने से आज भी कतराते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद से टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने उसके खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी कर रखा है। चर्चा है कि वो बांग्लादेश भाग चुका है, लेकिन अब जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, साफ है कि इतनी जल्दी ये मामला थमने वाला नहीं है। उधर राज्यपाल ने स्थानीय महिलाओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया कि महिलाओं का उत्पीड़न टीएमसी नेता और पुलिस अधिकारी करते थे। उनके पास कई महिलाओं की शिकायत पहुंची है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट संदेश खाली मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की लिस्टिंग की, हालांकि सुनवाई की तारीख अभी नहीं बताई गई है। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक दिन पहले संदेश खाली मामले पर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले की जांच पश्चिम बंगाल से बाहर कराने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की है। अब जांच होगी या नहीं होगी ये तो आगे का फैसला है, लेकिन किसी भी हिंसा को राजनीतिक रंग देना कहां तक सही है, ये चिंता का विषय जरूर है। बहरहाल जो भी हो, हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा की आग में झुलस रहा है। संदेश खाली में बीते कुछ दिनों से तनाव का माहौल है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। 1 महीने पहले ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी टीम पर हमला हुआ था। तब से शाहजहां फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है, जिसमें कांग्रेस भी हाथ आजमा रही है। मामले की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शांति भंग करने के लिए आरएसएस और भाजपा की साजिश बताया, तो वहीं आज भाजपा डेलीगेशन ने संदेश खाली जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और भाजपा डेलीगेशन को लौटना पड़ा।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी वहां पहुंचे। पुलिस ने उन्हें भी संदेश खाली जाने से रोका। अधीर रंजन ने कहा कि संदेश खाली मामले को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटना के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जो है, पार्टी और सरकार, वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। हिम्मत है बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की सरकार की लागू करने की? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ये ध्रुवीकरण दोनों को सूट करते हैं। चुनावी ध्रुवीकरण दोनों पार्टी को सूट करते हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद महसूस होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगी। उधर भाजपा डेलीगेशन टीम की संयोजक और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, हम पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जितनी मुस्तैदी से हमें रोका गया, अगर उसी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ा जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सभी बात उन्होंने सुनी और बहुत ही दुखी है, लेकिन संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहां पे जाने की अनुमति दे, और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। मामले में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है। गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संवेदनशील इलाके संदेश खाली में एक बार फिर बवाल है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी चुनाव से पहले हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। लगभग हर चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा होना आम बात है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस घटना को राजनीतिक फायदे के लिए तूल दिया जा रहा है। खाली में महिलाओं के यौन शोषण के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। महिलाओं से रेप और उनकी जमीनें हड़पने के आरोपों पर अदालत ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं का पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा की ये परिपाटी बहुत पुरानी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। यह सिलसिला तब से चला आ रहा है जब राज्य में वाम मोर्चे का शासन हुआ करता था और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में भी जारी है। ऐसे में लगता नहीं कि हालात बदलने वाले हैं। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े बता दें कि बंगाल में किस तरह के झड़पें देखने को मिली। 2018 के पंचायत चुनाव में 23 हत्याएं हुई। 19 के चुनावों के बाद 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 2010 से 2019 के बीच 161 राजनीतिक हत्याएं हुई। 1999 से 2016 पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। 1988 से 89 के दौरान हिंसा में बात करें 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 23 राजनीतिक हत्याएं। तो ये वो आंकड़े हमने बताए कि किस तरह से राजनीतिक हत्याएं देखने को मिली है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती है और आखिर क्यों बंगाल ममता बनर्जी की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता बंगाल से, अभिषेक चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से, टीएमसी प्रवक्ता बंगाल से, फरीद खान जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से, प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, नरेंद्र मिश्रा जी और आरपी श्रीवास्तव सर, मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले फरीद खान जी, जिसे हम शेख शाहजहां की बात करें, 24 परगना में उसे भाई के नाम से जाना जाता है। भाई वो होता है जो बहनों की इज्जत को बचाए, बहनों को दूसरे के जो अगर कोई उन्हें बुरी नजर से देख रहा है तो उस बुरी नजर से भी बचाए। लेकिन ये भाई, इसी भाई पर आरोप लगाए उन बहनों ने जो वहां पर भाई के नाम से मशहूर है। बहनों का कहना है
कि ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। और कई महिलाओं ने लगाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि जो टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस के ऊपर भी आरोप है कि वो भी उत्पीड़न में शामिल है। बड़ा आरोप है आपकी सरकार के ऊपर, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सरकार हमारी नेत्री ममता बनर्जी की सरकार है। और मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की सरकार में ना किसी माँ, ना किसी बहन, ना किसी भाई बहन, ना किसी में कोई अत्याचार होना है, ना होगा। ये जिस तरह का हर इलेक्शन आने से पहले एक तरह का नैरेटिव तैयार करने की भाजपा जो कोशिश करती है और वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गई है और इसका पुलंदा खुल गया है। इनकी महिला नेत्री, इनका एक वीडियो ऑडियो क्लिप यहाँ पर पब्लिश हो गया जो आपस में बात कर रहे हैं अपने नेताओं से कि किस तरह से बंगाल को नंदीग्राम की भाषा में आके नंदीग्राम की तरह उताल कर दिया जाए, नंदीग्राम की तरह जिस तरह से सीपीएम के जमाने में हुआ तो उसको आग जलाकर उसको बरकरार रखा जाए ताकि बंगाल ऑन बॉयल रहे इलेक्शन तक, जिसका हम लोग फायदा उठा सके। तो आपने देखा होगा महिलाओं की हम लोग इज्जत करते, मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना चाहूंगा, वो हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को नाम बदल बदल कर कभी हिंदू और कभी मुसलमान बनाकर लाके उनको पेश किया जा रहा है। अगर बंगाल में ही ऐसा होता फरीद खान जी, लेकिन मुझे आप बताइए, एक महिला नहीं कई महिलाएं जो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आप अगर इस तरह के ये पहले से ही छूट कहते हैं, अभी जांच नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, आप पहले से कहते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, तो मुझे बताइए बंगाल में कोई महिला किस तरह से इस तरह की अपनी आवाज उठा पाएगी, क्योंकि सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। पूरी जांच हो रही है, पूरा जांच का विषय है हमारे यहाँ। तो जांच के पहले तो आप फैसला सुना रहे हैं ना कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, आप कह रहे हैं। मुझे बताइए, अगर किसी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ ऐसा उत्पीड़न होगा तो फिर कैसे आवाज उठाएगी अगर सरकार साथ नहीं होगी तो? सर, सरकार पूरी साथ है। सरकार तो महिलाओं की सरकार है, महिलाएं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपने एनसीआरबी का जो डेटा भी देखा होगा, आपने उसमें भी देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जिस तरह से पॉलिटिकल ये लोग जो बनाते हैं, जिस तरह से यही तो मैं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं जांच हो रही है, जांच पूरी नहीं हुई है अभी, आप उसके पहले कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल चीज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप इस तरह की बातें कर देंगे, यही तो आरोप लगाए, आपके कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगाए, आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए, गंभीर आरोप है। अगर आप पहले ही फैसला सुना दें कैसे काम चलेगा? हमने लोगों को अरेस्ट भी किया है, इंक्वायरी भी चल रही है, शाहजहां को भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन शाहजहां को ढूंढने से पहले जिस तरह का प्रोसेशन तैयार कर दिया गया है, जैसे कि वो दाऊद इब्राहिम है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हम लोग उसकी खोजबीन कर रहे हैं, उसकी पकड़ा भी जाएगा, जो सजा होगी अगर उसने कुछ किया तो दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को पकड़ा ही नहीं किया है, किसी ने कुछ साबित भी नहीं हुआ और आपने कैसे उसको फांसी भी लटका दें। जिस तरह से सुकांतो मजूमदार, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी रोजाना वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वहां पर 144 लगा हुआ है, हाई कोर्ट ने बोल दिया है 144 है, आप वहां नहीं जाएं, तो वहां पर जाकर रोजाना मीडिया में रहकर, मीडिया में किस तरह से दिखाना है देश को कि बंगाल में किस तरह का उताल है। अगर इतनी ही तकलीफ है आपको, इतनी वो तो आप क्या चाहते हैं? उत्पीड़न होता रहे महिलाओं का, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाए। बंगाल में अगर इस तरह की आवाज नहीं उठनी चाहिए, उत्पीड़न होता रहा महिलाओं का, कोई आवाज नहीं उठाए। पूरी तरह से आवाज उठनी चाहिए और हमारी नेत्री ममता बनर्जी की सरकार है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोई भी अगर अपराधी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे भी कई नेताओं पे ऐसे इल्जाम लगे थे, ये लोग सब आज 15 साल से वो लोग हो गए हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार में अगर कोई भी निशानदेही ऐसी करता है, जो ये करने की कोशिश कर रहा है, ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है नवीन शर्मा जी, आप ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक राजनीतिक षड्यंत्र है पूरी तरह से। नहीं, ठीक है नवीन शर्मा, ये सवाल पूछ रहा हूं, आपने जो कहा यही सवाल मैं ले रहा हूं। नवीन शर्मा जी, षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग राजनीतिक, ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की, ये कह रहे हैं फरीद खान, टीएमसी के प्रवक्ता। भागीरथ जी, मैं नवीन मिश्रा हूँ, शर्मा कोई गलत नाम आ गया है जी। ठीक है, मैं ठीक करवाता हूँ। नवीन मिश्रा जी कहें। भागीरथ जी, एक तो बता दूं कि मेरे तृणमूल के मित्र भी बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के आवाम, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ दुनिया में जिस ढंग से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और एक तालिबानी पुलिस सीरिया और लीबिया के साथ साथ अफगानिस्तान में जो हो रहे थे, उस ढंग से, उस कांड को जिस ढंग से उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो दिखाने का काम किया है, निश्चित तौर पे पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ आम नागरिक लज्जित है। क्योंकि दुनिया के अंदर में भारत का जो एक शांति और महिलाओं के प्रति सम्मान था, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में पूरा कंप्लीटली तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है भागीरथ जी की महिलाएं खुद रोड पे आई हैं। जब शाहजहां भागता है, जब एरिया खाली होता है, तो महिलाओं आकर के 3-4 तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस को आग लगा देती है। ये जो अभियुक्त है
शिबू हाजरा उसके फार्म हाउस को आग लगा देती हैं, और महिलाएं आकर के खुद यहाँ मीडिया में बोल रही हैं कि किस ढंग से लाइन लगा करके महिलाओं को टीएमसी के पार्टी ऑफिस में ले जाया जाता था, उनके साथ में महीनों महीने दुराचार किया जाता था। दुराचार के बाद में उनकी जमीनें हथिया ली जाती थी, उसमें मछली पालन केंद्र और पोल्ट्री फार्म बनाया जाता था। और ये जितने करने वाले थे, तृणमूल के एकदम सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो पुलिस प्रोटेक्शन में और मुख्यमंत्री और साथ में तृणमूल के जो बड़े नेता थे उसके संरक्षण में ये पल रहे थे। भाई फरीद खान जी को बड़ी ये गंभीर बात है और गंभीर चर्चा है, उसमें फरीद खान जी जैसे लोग अगर इस ढंग से अगर ये बात करते तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि बंगाल के सरजमी पे केवल सरकार और पदलोलुपता से बचाने के लिए फरीद खान जैसे लोग प्रवक्ता हैं, और तृणमूल के तमाम जो भी पुलिस के अधिकारी हैं या तृणमूल के नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल को तार तार करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के कारण आज हम जो रहने वाले बंगाल में रहने जो बंगाली समुदाय के हम लोग हैं, हम आज हिंदुस्तान के लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे। दुनिया के अंदर में जिस ढंग से ममता बनर्जी कह रही है आरएसएस की साजिश है, ये बीजेपी की साजिश है। कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से बलात्कार कह सकते हैं इसको, डायरेक्टली बलात्कार के साथ साथ जमीन हथियाने का काम किया है, निश्चित तौर पे ये भर्सना का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है आरएसएस की साजिश है ये। भारत के राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि अविलंब ममता बनर्जी को बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, तमाम जो संदिग्ध पुलिस अधिकारी हैं उनको जेल में डाला जाए, और पश्चिम बंगाल में लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। जिस तरह की आप मांग कर रहे हैं, यही मांग कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कर चुके हैं। अभिषेक जी, आपके नेता ये मांग कर चुके हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो नहीं लगाएगी, क्योंकि यही सूट करता है वहां पर बंगाल में बीजेपी को भी और टीएमसी को भी, ताकि वहां पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, धार्मिक झगड़े हो, और इसमें दोनों को फायदा हो। भागीरथ जी, मैं इस बात पर ये कहना चाहूंगा, देखिए कहीं पे भी किसी भी राज्य की बात हो, अगर महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो वो बेहद दुखद होता है। इस विषय को किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी हो वो इसे पॉलिटिकल एंगल ना दे, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखिए जब महिलाओं के लिए बात है तो हमें सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। सबसे पहली बात आती है कि जो इसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी ठहराया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। बात किसी भी प्रदेश की हो जहां महिलाओं के लिए बात आएगी, तो वहां हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके के हालात ये बनते जा रहे हैं उनको हम बेहतर बना सकें, और महिलाओं के लिए जो बेहतर कैसे बनाएंगे अभिषेक जी? जब आप इंडिया गठबंधन में साथ में है, ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी के साथ में है, भले ममता बनर्जी कह दिया कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे, लेकिन अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी लगातार वहां पर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, कांग्रेसियों को भी हो रहा है, वो आरोप लगाते रहे, लेकिन कैसे आप न्याय की बात कैसे करेंगे जब आप गठबंधन में साथ में है? नहीं सर, देखिए गठबंधन का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत चीज को सहेंगे। गठबंधन एक अलग चीज है। आप पॉलिटिकल एंगल पर लेकर अगर इसे जा रहे हैं, कि मैं उस चीज पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर महिलाओं के लिए जहां भी किसी भी प्रदेश की बात हो, ये बहुत दुखद होता है कि कहीं भी अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए पुरजोर विरोध करना चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात है। अगर आप इसने इस तरीके से बात की है तो मैं देखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने आज बयान दिए हैं। जब आसाम में बहुत बुरा हाल था तब ये लोग चुप थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। कई ऐसे राज्य होते हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, और बहुत से नेता जो चुप्पी बैठे लेके साथ के बैठे रहते हैं, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। मुझे अच्छा लगा, कम से कम आज तो आपने आवाज उठाई है, और इसको आवाज उठानी चाहिए। मैंने तभी कहा कि इसको मैं पॉलिटिकल एंगल से नहीं लेना चाहता, तभी मैंने पहला बयान दे दिया कि जो गलत है, गलत के खिलाफ आवाज लेकिन समस्या का समाधान तो सरकार ही करती है ना, और जब सरकार की बात होगी फिर पॉलिटिकल चीज तो बात होगी ना, क्यों नहीं होगी? और जब देखिए, क्योंकि आपके जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। वो जा रहे थे लेकिन उनको भी जाने नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए थे, उनको भी जाने नहीं दिया। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं अपराध हुआ है और अगर वहां पर नेता मिलने जा रहे हैं तो उनको रोकना गलत होता है। ये तो कहीं भी और ये सीखा भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, बहुत जगह चलता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां पे भी अगर नेता जाते हैं तो रोक दिया जाता है। मैंने खुद ये चीज देखी और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अधीर रंजन चौधरी साहब को वहां रोका गया। ये दुखद है, लेकिन सबसे बड़ा अब इस पे समाधान ये निकल के आता है कि इसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए और दोषी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर बात महिलाओं की आती है तो वहां पर हमें राजनीति से ऊपर उठकर इन चीजों पर सोचना पड़ेगा और उसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, क्या चल रहा है बंगाल में? आखिर क्या हो रहा है? देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक अपना एंगल देती है कि वहां पर तुष्टीकरण के कारण ये चीजें हो रही है।
पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, टीएमसी सरकार है, वो कह रही है कि यहाँ पर आरएसएस बीजेपी रणनीति रच रही है, साजिश रच रही है चुनाव से पहले। भागीरथ, सबसे बड़ा जो दिक्कत है ममता सरकार के साथ, जैसा नवीन जी ने, जिनका नाम को शायद आई डोंट नो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत, वो बोल रहे हैं, मैं एक बंगाली हूँ और सौभाग्य से पश्चिम बंगाल के बाहर रहता हूँ, या तो शायद अब तक मेरे क्या कहते हैं ना उसको कब्र खुद चुकी होती बंगाल होने पे। बंगाली होने पे मुझे शर्म आने लगी है पिछले कुछ साल। ये टीएमसी वालों को सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत ये है, रेप होता है किसी महिला का। इसके पहले घटना हुई है कोलकाता शहर में, जिसमें उन्होंने एक आईजी एडीजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को हटा दिया। रेप होता है, उसको ढका गया। जो संदेश खाली में हो रहा है, उस पूरे घटनाक्रम का हीरो कौन है? जो विलेन है टीएमसी की नजर में हीरो है शेख, वो बंदा जिसको ईडी खोज रहा है, जो ईडी को चैलेंज कर रहा है पब्लिकली खड़े होके, और ये लोग अभी से ही उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की बात समझ रहे हैं? मैं बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी का सीपीएम का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं अपने 30 साल के करियर को देख रहा हूं कि मैंने इतनी घटिया एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं देखी। ये तो बिहार में आज से 40 साल पहले लालू के रिजिम में होता था, लेकिन वो इससे बेहतर था। एक महिला चीफ मिनिस्टर इतनी इनसेंसिटिव हो सकती है? आप आज टीएमसी के खिलाफ कहीं भी आवाज उठाएं, ये नहीं है कि एक रेप केस है या मर्डर केस है। पश्चिम बंगाल के हर बड़ी बात कर रहे हैं आप बड़ी बात करें आपको, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर जिस तरह के हालात है, कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार के ऊपर पूरा आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई इसमें लगातार चर्चा हो रही। विपक्षी पार्टी भी कह रहे हैं, कांग्रेस जो सहयोगी है वो भी लगातार आरोप लगा रही है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा वापस में। प्रज्ञान जी, फिर आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा इस बारे में, और जो आप बात कर रहे हैं उसकी जरूर पूरी बात सुनूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले जिस तरह से स्थिति बता रहे थे बंगाल की स्थिति को लेकर, मैं चाहूंगा आप उसको पूरा कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। अगर आप बंगाल में देखें, एक बहुत अच्छा ट्रेंड ये बंगाल के अलावा हर जगह चल रहा है। बीजेपी को घेरने के लिए या आरएसएस को घेरने के लिए ममता बनर्जी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देती हैं कि भाई ये आरएसएस का खेला हो रहा है या बीजेपी का खेला हो रहा है। अब तो कांग्रेस भी वहां खिलाफ है, सीपीएम खिलाफ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई लीडर सुरक्षित नहीं है। अब आम जनता की तो मैं बात ही नहीं करता, इसलिए आप लोग रिपोर्टर्स जाते हैं, हमारे यहाँ से रिपोर्टर्स जाते हैं, बिना माइक आईडी की जाते हैं। कैन यू इमेजिन? बिना माइक आईडी, जो शायद सीरिया में या गाजा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल है बंगाल में। स्कैम पे स्कैम है। अगर उसको कोई अरेस्ट करता है, ये तो एक ट्रेंड बन गया इंडिया में, मैं चोरी करूं, बाद में मेरे पीछे कोई एजेंसी हो तो आप रूलिंग पार्टी को बोल दीजिए ये गलत कर रहे हैं, मुझे घेरा जा रहा है। किसी महिला का रेप हुआ है, इससे बड़ी क्राइम मेरी नजर में कोई नहीं। और एक नहीं, रोज उठा के लाया जाता। और ये आज जो केस आया है, ये आज की बात नहीं है, ऐसे 10 और केसेस आएंगे, 10 और डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, मार देंगे, ये घर लूट लेंगे। आप एक इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है, 1.5 लाख लोग बंगाल छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और ये लोग ऊपर आके कहते हैं बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। कोई गवर्नमेंट सेंटर में और आ जाएगी, वो करा रही है। बट मैं खुश हूं, मैं राइट हूं, ये नहीं चलता है। ये डेमोक्रेसी ब्लड थ्रस्टी लोगों के लिए नहीं है। आप में इतने कंपैशन नहीं है कि आप बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस तरह से सहयोगी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अगर वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, तो जिस तरह से यहाँ पर टीएमसी आरोप लगा रही है कि आरएसएस और बीजेपी की चाल है, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझना पड़ेगा। अगर सहयोगी अगर इस तरह की बातें कर रही है, तो हम जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, हम अपने नेता को क्लीन चिट नहीं दें। नरेंद्र मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं 30 सेकेंड दूंगा। ओके प्लीज। जब यूपी में हुआ था, तब तो ये लोग सब पहुंच गए थे। मैं आज कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूं, अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें से क्यों वहां कोई नहीं जा रहा?
ठीक है, ये सवाल जब मैं जाऊंगा कांग्रेस वक्ता के पास तो जरूर पूछूंगा उनसे। ठीक है, नरेंद्र मिश्रा जी, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी तरफ से संज्ञान लिया मामला, क्या कुछ अधिकार आपको यहां पर लगता है कि कोर्ट की तरफ से यहां पर एक्शन लिया जा सकता है? भगीरथ जी, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू। इस केस में दो पार्ट है। पहले तो एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का है और दूसरा दिस इज काइंड्स ऑफ ईडी है। दो पार्ट है केस। जब आप ये सोच लीजिए तो जो विमेंस को लेकर के है सेक्सुअल हरासमेंट का, नवीन जी आपसे नहीं कह रहा हूं, नवीन जी आपसे नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मिश्रा जी उनसे कह रहा हूं। एक्चुअली दोनों के सरनेम सेम है तो मुझे लगा मैं आपसे कह रहा हूं। नरेंद्र मिश्रा जी से कह रहा हूं जो अधिवक्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में है। जी नरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस केस के दो पार्ट हैं। एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का है जिसको लेकर के हम सारे लोग डिबेट कर रहे हैं, और वो डिबेट का विषय नहीं है, वो तो टेकन एक्शन का विषय है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस या जो वहां पर करंट रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर है वो फेलवर है। इसमें कहीं कोई शक नहीं। किसी भी अपराधी किसी भी पार्टी से नहीं वो जुड़ता है। अपराध सबके लिए कॉमन होता है, और कोई भी रूलिंग पार्टी किसी भी पार्टी का व्यक्ति, चाहे केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे निचली जगह का हो, उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है और न दिया जाना चाहिए। चाहे उसमें फ्री और फेयर उसका ट्रायल होना चाहिए, फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री और फेयर बिना किसी दबाव के उसका डिटेंशन होना चाहिए, और रूलिंग पार्टीज को उसको तुरंत ही एक्शंस लेने के लिए जो डीजीपी वगैरह होते हैं उनके थ्रू उनको डायरेक्शंस भी देना चाहिए। नहीं तो ये मामला इतना बड़ा नहीं था, उसको तुरंत ही वहां पर अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट करके अंदर करना चाहिए, पहले प्रोसेस। अब इसी केस का दूसरा पार्ट भी आ रहा है, एक ईडी का भी चल रहा है। ईडी का जो एलिगेशन आया है संदेश खाली गांव 24 परगना जिला का, आपने पूरी स्टोरी बताया है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूं। इस केस के मामले में जो इन्होंने 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों के द्वारा राशन भ्रष्टाचार के मामले में शेख सिन्हा झा को इन्होंने जहां को जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था स्टार्ट किया, इनके साथ में ये गए। अब इसमें ये देखने की जरूरत है कि ये कुछ दिनों बाद ये 7 फरवरी को फिर जाते हैं, यानी 33 दिन बाद। फिर उसके बाद 9 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 144 धारा लगा देती है, और 7 फरवरी के इसी के बीच में इनके साथ में काफी कुछ मुझे लगता है कि झड़प भी हुई है। वो झड़प ईडी को फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं न कहीं दिक्कत खड़ी की है। और जो आज बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो जाए, और इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस की जो वहां पर वेस्ट बंगाल में है, वो एक महिला है, और एक महिला की पीड़ा एक महिला से अच्छा कौन समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको भी मिलना चाहिए। साथ में जो प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी के या किसी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें किसी तरह का दिशा निर्देश जारी कर सकता है टीएमसी की सरकार को? संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं, उसी में मैं आ भी गया हूं, इसी पॉइंट पर मैं आ भी गया था। ये इस समय पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आ गया है जनहित याचिका के साथ में। इसका फ्री इन्वेस्टिगेशन के लिए जो वहां पर रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट किया गया है ऑनरेबल कोर्ट से, किसको डायरेक्शन किया जाए कि यह दूसरे स्टेट में फ्री और फेयर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ ही साथ में उनको डायरेक्शंस भी देने की डीजीपी को सीधा सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्शन करेगी कि मुझे 24 घंटे के अंदर में या 1-2 दिन के अंदर में जहां भी एक्यूज है उसको हमारे सामने आप लेके आइए। चलिए देखना होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करता है टीएमसी की सरकार को लेकर। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्थिति है, अगर हम देखें बीजेपी तो लगातार आरोप लगाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है। हालांकि विरोध हमने पहले भी देखा है, भले इंडिया गठबंधन में साथ में टीएमसी, लेकिन खुलकर अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे, धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो क्या ये एक राजनीति है या फिर वाकई वहां पर स्थिति खराब है, और जिसको टीएमसी राजनीति का नाम देकर ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति कर रही है बीजेपी आरएसएस? देखिए, जहां वहां की स्थिति खराब है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए भागीरथ जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बंगाल में इस तरह की राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक हिंसा लगातार होती रही है। चाहे इसके पहले भी आप देखिए, मुझे याद है कि जब राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, वो बंगाल गए थे, उस समय सीपीएम की सरकार थी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर कि बंगाल इज़ बर्निंग, मतलब बंगाल जल रहा है। और उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और जो है वहाँ की सरकार ने काफ़ी कुछ आलोचना की राजीव गांधी की। लेकिन ऐसी हत्याएं बहुत पहले, आपने बहुत सारे आंकड़े दिए, और उन आंकड़ों में आप देखते होंगे कि लगातार हर समय हत्या। पिछले तृणमूल कांग्रेस के समय में, तृणमूल की सरकार में, ममता सरकार में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में कितनी हत्याएं हुई,
इसके पहले लोकसभा, विधानसभा और ये सारी चीज़ें, तो ये आपसी जो है कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होना वहाँ स्वाभाविक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो संदेश खाली की घटना, जो जहाँ पर सबसे बड़ा जघन्य अपराध है वो है कहाँ, वहाँ पर जो है जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप हुआ, इसके बाद जो है उनकी ज़मीनें लूट ली गई, उनसे कब्जा कर लिया गया, तमाम चीज़ें। और वो कर कौन रहा है? वो आदमी जिस पर ईडी ने पिछले दिनों में छापा मारा और उसके बाद वहाँ पर विरोध हुआ, उसके बाद सरकार नहीं जागी। सरकार को इस मामले में पहले ही संज्ञान में लेना था। देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री हैं और इस मामले में उनको पहले ही ये करना था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हमें लगता है कि ममता बनर्जी इस समय अगर बचाव का नहीं तो निश्चित रूप से एक तरह से कानून के खिलाफ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन होगा उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। राजनीतिक जहाँ तक बातें हैं, और अभी देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने भी काफ़ी इस पर विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर कर रही, तो ये राजनीति तो होगी ही होगी। 2024 में चुनाव है, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश होगी, और इसलिए भी होगी कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कटघरे में वहाँ की राज्य सरकार ही खड़ी होती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये और बढ़ता जाएगा। अगर वहाँ की सरकार संवेदनशील होती या है तो इस मामले में निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ के वहाँ पर जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन महिलाओं को देखिए, जिस तरह का कैरेक्टर बताया गया है, और अब चूँकि अभी हम सारी बातों को बता नहीं सकते हैं कि शाहजहाँ का क्या कैरेक्टर है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड बताया गया है उसके आधार पर जब वो यहाँ से फरार हुआ तो वो सारे लोग जो दबे हुए थे, जो आवाज़ नहीं उठा रहे थे, वो महिलाएँ जिनके साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए थे, वो निकल के सामने आए। मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार हो या जो है अन्य एजेंसियां हो, इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जिस तरह से जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला है, वहाँ जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जनहित याचिका लगी है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहाँ से कोई डायरेक्शन मिलता है तो परिस्थिति और बदलेगी, और हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर। और अगर इस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है तो अभी 2024 का चुनाव सन्निकट है, और तब इस तरह की अगर हिंसक वारदातें होती हैं तो हमको लगता है कि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं उनसे ज़्यादा कहीं आगे बढ़ के आने वाले समय में हिंसक घटनाएं नहीं। फरीद खान जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। जिस तरह से अगर हम देखें, यहाँ तो एक बड़ा मामला सामने आया है, कई महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन बंगाल में हम देख रहे हैं लंबे समय से हिंसा का जो दौर लगातार चलता रहता है। कोई नामांकन जमा नहीं कर पाता, उसको आपके कार्यकर्ता रोक देते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरे पार्टी कार्यकर्ता उनके बीच में झड़प होती है, कई राजनीतिक हत्याएं होती हैं, चुनाव होने से पहले हत्याएं होती है, चुनाव होने से पहले हिंसा होती है, चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद हिंसा होती है। कोई अगर केंद्रीय एजेंसी जाती है जांच पड़ताल करने तो उनके ऊपर हिंसा होती है, उनको पत्थर से मारा जाता है, उनको पूछताछ करने नहीं दी जाती। आखिर क्यों? क्या टीएमसी की सरकार इतनी काबिल नहीं है कि अपने प्रदेश में हो रहे हिंसा को रोक सके और इस तरह के उत्पीड़न के आरोपों को रोक सके? यहां पर कहीं ना कहीं आपका भरोसा जनता पर कहीं उठता नहीं जा रहा है। बहुत ही अदब और एहतराम से फिर एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है। जब भी इलेक्शन आता है हम लोग पब्लिक के सेवा के मूड में रहते हैं, लेकिन भाजपाई लोग हमेशा से इलेक्शन के मूड में रहते हैं। किस तरह से भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया जाए, आदिवासियों को मुसलमान से लड़ा दिया जाए, हिंदुओं को दलित बना दिया जाए या उनसे लड़ा दिया जाए। ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं कि किस तरह से लोगों में घृणा पैदा करके, लोगों में झगड़ा करवा के किस तरह से हम सत्ता में आ जाए। ये लोग चिड़े हुए हैं कि किस तरह से 2021 में जब मोदी जी ने कहा था कि आपकी बार 200 के पार, जनता ने इनको नकार दिया। ये फरीद खान जी, चुनाव मध्य प्रदेश में भी हुए थे, चुनाव राजस्थान में हुए थे, चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए थे विधानसभा के, लेकिन इस तरह की हिंसा नहीं दिखाई देती जैसे हिंसा बंगाल में होती है। महिला कमीशन की जो टीम आई थी, उन्होंने खुद माना यहाँ कोई रेप नहीं हुआ। हाँ, महिलाओं को रात को बुलाया जाता था। ठीक है, मेरे पास समय कम है, आप मुझे बस संक्षेप में बताइए सरकार किस तरह से सख्त एक्शन ले रही है इस मामले में। फरीद खान जी, समय कम है, सरकार किस तरह से सख्त एक्शन ले रही है? सुरक्षित है, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ये लोग बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर के टाइम में ये चुप क्यों थे? आर्टिकल 356 की बात। नवीन मिश्रा जी, सवाल का जवाब। ठीक है, नवीन मिश्रा जी। देश आपकी बड़ा है, होता घटनाएं बहुत सारी होती है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ठीक है, फरीद खान जी समय कम है, नवीन मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। भागीरथ जी
जी पीछे मत 144 हटाने के बाद भी वो अपोजिशन के लीडर को नहीं जाने दिया फरीद जाता खान है। जी, समय कम है, आप जवाब नवीन मिश्रा जी से। नवीन जी, हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी जी को और बंगाल के अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं दिया जाता है, जबकि हाई कोर्ट ने कल 14 तारीख को ऑलरेडी वहां जो है 144 हटा दिया है। ठीक है, लेकिन नवीन जी, आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे आप। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है, लगा दीजिए ना। लगाते क्यों नहीं आप राष्ट्रपति शासन? आप बिल्कुल समय आने दीजिए। गवर्नर साहब ने भी रिपोर्ट दिया है, एसटी कमीशन ने दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है, और जिस ढंग से ये परोसने का काम तृणमूल के कार्यकर्ता अपने तृणमूल के नेताओं को कर रहे थे, हमारे बहनों का उनका बोल खुल गया है। शाहजादा एक शाहजादा नहीं या सैकड़ों शाहजादा है। ठीक है, समय का मैं थोड़ा सबके पास जाना चाहूंगा। यहाँ सैकड़ों खाली है। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि बंगाल के अंदर केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो ठीक है, इसका भी आप जवाब दे दीजिए। जिस तरह से टीएमसी के नेता कह रहे चुनाव आने से पहले आप लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। फरीद खान साहब से पूछिए कि कितनी कार्रवाई इनकी मुख्यमंत्री कर बोलती है विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम। मैं कंडेम्ड करता हूं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के वक्तव्य को कि मुख्यमंत्री। ठीक है, आप कंडेम करें। ठीक है। अभिषेक चौधरी जी, आप भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति शासन की यहाँ पर मांग की, जिस तरह से, इसलिए मैं उसको यहाँ पर कोट कर रहा हूं। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह से जो गठबंधन है, जो लगातार आप टीएमसी के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अगर आप लोग कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे फिर कैसे चलेगा? कैसे आप टीएमसी से अलग अपने आप को दिखा पाएंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी जो रोल है वो बंगाल में सरकार का रोल है। इसमें इंडिया गठबंधन जो बाकी सारे दल बैठे हैं, लेकिन टीएमसी अगर गठबंधन में रहेगी तो फिर आप उसको अलग कैसे कर पाएंगे? सर वो बहुत बात क्योंकि की बात मुद्दा है। भी तो बंगाल के, हम बंगाली पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी वो बहुत बात की बात है। अभी पहले ये है कि जो अगर वहां पर कोई अपराध जो हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ। आपके नेता राष्ट्रपति शासन लगवाने की बात करें, धरने पर बैठे हैं, आप कह रहे हुआ हो तो? सर मैंने कहा जो अपराध हुए हैं, जो अपराध हुआ है, जो भी अपराध वहां पर हुआ है, ये निजी तौर पर मैं तो देख कर नहीं आया हूं। जो अपराध वहां हुआ है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तर पर मांग होनी चाहिए। मैंने पहले भी अपने बयान में ये चीज कही है। ठीक है, प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह से स्थिति ठीक होगी बंगाल में? क्योंकि ये अभी की बात नहीं, हम देखें कई दशकों से, अगर हम देखें कि कम से कम जब पहले वाम मोर्चे की सरकार थी उस वक्त भी इस तरह के हालात थे, और लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध करती रही है, और उसी हिंसा के दम पर, जिस तरह से हिंसा वहां होती थी उसका विरोध करते हुए ममता बनर्जी सरकार में आई, लेकिन उनकी सरकार में भी हिंसा लगातार जारी है। कैसे इसका खात्मा होगा? नहीं खात्मा होगा, बंगाल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के गुंडे थे, ये अनुब्रत मंडल है, शेख शाहनवाज है, ऐसे आपको दो चार बिल्कुल इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, शेख शाहजहां की चर्चा कर रहे हैं, ये पहले सीपीआईएम में थे ये, और जब सरकार बनी टीएमसी के तो टीएमसी में चले गए वो। यस, ये बंगाल का ये दुर्भाग्य है कि वो सारे गुंडे टीएमसी में आ गए। जो ममता आपने बताया लड़के आई, इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। आज वो वही चीज 10 गुने और फोर्स से कर रही है। आप टीएमसी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या कोई अकेले सड़क पे जा सकता है किसी दूसरे पार्टी का झंडा लेके? क्या ममता के खिलाफ कोई बोल सकता है? जहां एक 80 साल के प्रोफेसर को जेल में डाल दिया जाता है, उसने एक कार्टून बनाया था। हम लोगों ने आपको आइडिया नहीं है, आज लॉ एंड ऑर्डर का जो काम होता है, ये झंडा सब आजादी। आपको टोका नहीं, डोंट बिकम ब्लैबरिंग स्पोक्स पर्सन। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहिए। आप बोल रहे हैं तो मैं, आपने मुझसे पूछा कि यहाँ दूसरी पार्टी का कोई आदमी झंडा लेकर जा सकता है या नहीं, मैंने उसका जवाब दिया। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है, कोई भी गलत काम करेंगे उसका किसी और के सर पे ठिकरा फोड़ेंगे। ये वायलेंस है इनके डीएनए में, और इसी वायलेंस के ऊपर ये रूल करना चाहते हैं। और लेकिन एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई भी आपकी सरकार का विरोध करेगा तो आप उसे बीजेपी का प्रवक्ता बना देंगे आप?
नहीं, आप तो कह रहे हैं कि जो गुंडे यहाँ आते हैं वही गुंडे अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन बन इसलिए तो के मैंने कहा अगर कोई आपकी सरकार का विरोध करेगा, आप जैसे आरएसएस के व्यक्ति बता देंगे या बीजेपी के प्रवक्ता बता देंगे। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। ठीक है, समय कम है। नरेंद्र मिश्रा जी, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग चल रही है, अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी वो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ये भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। क्या इतना आसान है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लग सकता है? कानूनी पहलू नरेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, समय कम है। नरेंद्र मिश्रा जी, कानूनी पहलू फाइनेंस मिनिस्टर है मिलिंद दोड़ा और अशोक ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, फरीद खान जी समय कम है, मेरे पास समय कम है। नरेंद्र मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भागीरथ जी, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कानूनी पहलू कितना आसान है, कितना मुश्किल है कानूनी पहलू पर? महीना रखा जाता था, जिस ढंग से बहनों को उठा के लिया जाता है तृणमूल कांग्रेस को। ठीक है, नवीन जी आपसे नहीं, थोड़ा सरनेम को लेकर समस्या हो रही है। नरेंद्र मिश्रा जी से बात कर रहा हूं। नरेंद्र मिश्रा जी, नरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? नरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सारी बातों को सुन रहा हूं। पहले थोड़ी डिबेट का पॉइंट कंक्लूजन सही रहे तो उसमें डिबेट किया जाए। नहीं, ठीक है, मैं आपसे कानूनी पहलू समझना चाहता हूं। जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, कितना आसान कितना मुश्किल, संक्षेप में प्लीज, समय कम है मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, यदि ऐसा गलत किया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके आरोप को सही और गलत साबित करने के बजाय उसको तुरंत ही इमीडिएट एफएसएल रिपोर्ट अगर करते, एग्जामिन करा करके इमीडिएट एफआईआर करा के अंदर करना चाहिए था। इतना बखेड़ा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आप महिला प्रेमी हैं, यदि आप महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं तो आपको ये करने की जरूरत हो। इसी प्रकार से जो ये घटना है, ये जहां जो सरकारें होती है वो बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इन घटनाओं को रोकना। ठीक है, श्रीवास्तव सर, ये सवाल आपसे, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की मांग चल रही है, कितना आसान है? और ये भी सवाल आपसे कि आखिरी घटना कब रुकी होगी बंगाल में इस तरह की हिंसा की घटना? बंगाल में भी देखेंगे। ठीक है, नरेंद्र जी, समय कम है। नरेंद्र जी, माफी चाहूंगा, समय कम। उनके एक भी मंत्री नहीं गए हैं और उठा रहे हैं लोगों को। इसके लिए तो पूरी जो केंद्र सरकार को जो पूरी प्रक्रिया को का पालन करना पड़ेगा। जहां तक रहे वहां की कानून व्यवस्था का सवाल है, अभी हम सुन रहे थे। देखिए क्या है, एक जो दो बातें थी, अब तक तो हिंसक घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी, एक दूसरे पर कार्यकर्ता जो है मारपीट करते थे। लेकिन ये यहाँ पर एक घटना और जो जुड़ी है जिसमें रेप है, इस तरह का जघन्य अपराध है। और अगर ऐसे मामले आते हैं तो वहाँ की राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और चूंकि वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस मामले में उनको जो है पूरी तौर पर सख्ती बरतने की जरूरत थी, नहीं तो ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिलहाल संदेश खाली का जो मामला है, हमको लगता अभी थमथा नहीं नजर आ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि और आगे बढ़े। बिल्कुल, और देखना होगा इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, नवीन मिश्रा जी, अभिषेक चौधरी जी, फरीद खान जी, प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, नरेंद्र मिश्रा जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से बंगाल में संदेश खाली में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लगातार इस पर केंद्र सरकार की भी नजर है, कई संगठन भी जा रहे हैं वहां पर, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ईडी अगर जाती है पूछताछ करने के लिए तो उनके ऊपर हमला होता है। यहां पर सरकार को, टीएमसी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ एक अपनी पार्टी की वहां पे सरकार नहीं, वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी सरकार है। अगर किसी तरह के महिलाओं ने कोई गंभीर आरोप लगाए हैं तो जब तक वो आरोप के ऊपर जांच चल रही है तब तक अपने नेता को क्लीन चिट ना दे। बहुत ही संवेदनशीलता यहां पर अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं बंगाल में हिंसा का दौर लगातार चलता रहता है, चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो या इस तरह के आरोप हो। लेकिन उत्पीड़न का मामला यहां पर अगर कोई उजागर करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जमीन हड़पने की कोशिश की जाती है, तो यहां पर टीएमसी की सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।